हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आज एक अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फोर्थ चैप्टर है ये, जिसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। अब आपको पता है कि मूविंग चार्ज का जब हमारे पास नाम आता है, हम चार्ज को दो स्टेट्स में स्टडी करते हैं। पहला है चार्ज कब हो सकता है, रेस्ट में हो सकता है, ठीक है, और दूसरा होता है चार्ज मोशन में हो सकता है। अब जब चार्ज रेस्ट में होगा तो हम क्या कहेंगे, चार्ज इज इन रेस्ट, और इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी करते हैं, स्टैटिक्स में स्टडी करते हैं। और जब चार्ज मोशन में तो हम इसको किस में स्टडी करते हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपको नाम आगे भी, जब चार्ज मूविंग है इसका मतलब वहाँ पे क्या है, कोई ना कोई करंट भी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। और साथ ही साथ कौन है, मैग्नेटिज्म। शायद आपने मैग्नेट के बारे में 11th अभी 12th क्लास में तो अब आपने नहीं सुना है, लेकिन आपने 10th क्लास के बारे में थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़ा है मैग्नेटिज्म के बारे में। उतना बेसिक नॉलेज आपको मैग्नेटिज्म से रिलेटेड होना ही चाहिए इस चैप्टर को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ आपके लिए। आप बस एक एक क्वांटिटी को, एक एक स्टेप को समझते जाएं बस, ठीक है। जैसे आप जितना आप इसको समझने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा ये समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको अटेंशन ज़्यादा होने की ज़रूरत है। कारण क्या है, अभी तक जो आप पढ़ते हो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, इन तीनों चैप्टर्स में आपको केवल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी करना होता है, चार्ज के बारे में स्टडी करना होता है, चार्ज के बारे में डिस्कस करना होता है, उसके इफेक्ट के बारे में डिस्कस करना होता है। यहाँ पर आपको दो दो इफेक्ट एक साथ पढ़ने हैं। कैसे, चार्ज भी है वो भी मूविंग है, ठीक है, मूविंग चार्ज भी है, और साथ ही साथ कौन है, मैग्नेटिज्म भी है। तो डिस्कस किसको करना है, आपको चार्ज को करना है, लेकिन चार्ज का कौन सा इफेक्ट स्टडी करना है आपको, यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट स्टडी करना है। इसको कई बुक्स में इस चैप्टर का जो नाम है, या पहले जो इसका नाम हुआ करता था वो ये भी होता था, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी इसका पहले नाम हुआ करता था, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और अब भी इसको कई लोग जो पहले से पढ़ाते आ रहे वो यही बोलते हैं, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो ये एनसीईआरटी में नाम दिया हुआ है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले क्या आ गया, इलेक्ट्रिक करंट आ गई, ठीक है। दूसरा कौन आ गया, मैग्नेट आ गया। अब मैग्नेट और इलेक्ट्रिक करंट, अब इन दोनों के बीच में रिलेशन आपको अपने आप ही पता चलेगा इस चैप्टर में क्या करना है अपने आप ही, ठीक है। अब इन सब के बारे में थोड़ा लेंथी चैप्टर है ये, हर एक स्टेप को आपको थोड़ा 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होगा। जितना आपको एक क्लास में पढ़ाया जाता है, नेक्स्ट क्लास अटेंड करने से पहले उतना रिवीजन के साथ कंप्लीट करें, तभी इस चैप्टर को पढ़ने में मजा आएगा आपको, ठीक है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कि आपको क्या देखना। सबसे पहले मैं देखता हूँ यहाँ पर आपके लिए मैग्नेटिक फील्ड। अब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इसके पहले के जितने भी चैप्टर्स है आपने वो थोड़े कवर कर रखे होंगे। बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं होंगे आप, लेकिन थोड़ा बहुत उनको बारे में आपको आइडिया होगा। जब मैंने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिखा है तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक रीजन जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज अगर प्रेजेंट होता है, दूसरा चार्ज अगर आने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एग्जिट होता है बाहर से, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये भी एक हो सकता है कोई मूविंग चार्ज हो, प्रोटॉन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, अपन इसको क्यू दे देते हैं, मूविंग चार्ज होना चाहिए बस। दूसरा कोई पोल हो सकता है, नॉर्थ पोल हो सकता है, साउथ पोल हो सकता है, ठीक है ना। कोई मूविंग चार्ज या पोल के आसपास में एक ऐसा रीजन जिसके अंदर अगर कोई दूसरा मूविंग चार्ज या दूसरा पोल उसके कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर क्या एग्जिट होता है, फोर्स होता है। उस रीजन को आप क्या बोलते हो, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हो, ठीक है। तो रीजन अराउंड अ मूविंग चार्ज और द मैग्नेटिक पोल इन विच अदर चार्ज और पोल comes, then it will experience some amount of force. This region is known as a magnetic field, okay. And magnetic field is also a vector quantity, okay. Magnetic field is a vector quantity. So how we can define कि how much force any other substance can experience in this magnetic field, that is defined by
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। वो किससे होगी? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा रिप्रेजेंट करने के लिए ध्यान में रखना, हम जो नोटेशन काम में लेंगे वो क्या होगा? कैपिटल बी होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा हमेशा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड आ गया आपका, इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी टेस्ला। टेस्ला, ओके। और इसकी एक और यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये भी इसकी यूनिट है, किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है। अब इसकी डायरेक्शन, अब डायरेक्शन है तो उसको डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करना है, ये हम आगे थोड़ा सा एक दो टॉपिक बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास इतना पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड इज है region around a charge in which if any other charge comes then it will experience some amount of forces, okay, and it is a vector quantity and its unit is Weber per meter square, okay। अब आगे आप देखो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड के बाद। मैग्नेटिक फील्ड जब हो गया, इसके बाद हमारे पास आता है सबसे एक वो छोटा सा पॉइंट है, आप सब जानते भी होंगे शायद पहले से, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होता है? जैसे आप वैसे पहले से जानते हो लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा इसमें ज़रूर, ठीक है। बार मैग्नेट क्या होता है? एक मेटेलिक रॉड होती है, ठीक है, एक छोटी मेटेलिक रॉड है, ठीक है। इसको यदि आप फ्री सस्पेंड करते हो, आपने किसी धागे से या किसी स्ट्रिंग से बांध के उसको आपने फ्री सस्पेंड किया, तो हमेशा ये एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में अलाइन होगा, एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में आके रुकेगा ये, ठीक है। ये हमेशा अर्थ के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ अलाइन होकर रुकेगा हमेशा। इस मेटेलिक रोड को आप क्या कह सकते हो? बार मैग्नेट कह सकते हो। बार मैग्नेट में एक सिरा अर्थ के नॉर्थ की तरफ रुकेगा, दूसरा अर्थ के साउथ की तरफ रुकेगा। जो इसका एंड अर्थ के नॉर्थ की साइड में रुकेगा उसको आप नॉर्थ पोल कहोगे, नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट, एंड दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ। देन जो पार्ट इसका, जो एंड इसका साउथ की तरफ रुकेगा उसको आप क्या कहोगे? साउथ पोल कहोगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की जो डिस्टेंस है, ये वाले डिस्टेंस, यानी ये जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं ना, इसको बहुत ध्यान से देखना। ये पॉइंट्स मैंने एकदम बिल्कुल एंड पर नहीं बनाए, ये पॉइंट मैंने थोड़ा सा अंदर बनाए हैं, ठीक है। इन दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की जो डिस्टेंस है इसको आप कहते हो LM। इसको LM से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ ऑफ दिस डाइपोल, या दिस ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल भी इसको कह सकते हो आप। बार मैग्नेट तो नहीं, लेकिन डाइपोल तो क्या हो सकता है? किसी भी शेप का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है आपके पास? बार मैग्नेट, यानी स्ट्रेट लाइन में ही है ये, ठीक है। फिर एक और इसकी लेंथ है, इसका एंड टू एंड लेंथ है, क्योंकि इसका जो एंड तो थोड़ा आगे है ना, ये वाला है एंड, तो ये वाली जो लेंथ है, ये जो लेंथ होगी इसकी, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे LG से, ठीक है, LG। इसको आप कहोगे ज्योग्राफिकल लेंथ। ये आपकी जो इसकी बार मैग्नेट की ज्योग्राफिकल लेंथ है। अब आपको यहाँ से एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, क्या दिखाई दे रही होगी? कि ज्योग्राफिकल लेंथ इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक लेंथ। हमेशा ऐसा होता है, मैग्नेटिक लेंथ से हमेशा ज्योग्राफिकल लेंथ क्या होती है? बड़ी होती है। अगर ये बड़ी कितनी होती है? इनमें लमसम रिलेशन है, एग्जैक्ट रिलेशन नहीं है ये लमसम रिलेशन ये है कि LM मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल्स टू 7/8 इंटू ज्योग्राफिकल लेंथ। ये एक लमसम रिलेशन है, ठीक है। आपको अगर कभी भी ऐसा न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा तो यहाँ पर इतना बहुत ज़्यादा नहीं दिया होगा आपको, सिंपल जो मैग्नेटिक जो लेंथ दी हुई होगी वो अक्सर मैग्नेटिक लेंथ ही दी हुई होगी, ठीक है। वो दोनों पोल्स के बीच की लेंथ कंसिडर करके आपको आगे काम करना है, अगर कभी भी ऐसा कोई दिक्कत आती है आपको तो उस कंडीशन में, ठीक है ना। अब आपके पास बार मैग्नेट आ गया। बार मैग्नेट के अंदर अब कोई बार मैग्नेट कितना ज़्यादा स्ट्रांग है इसका कैसे पता चलेगा? कोई भी बार मैग्नेट हो, कैसे पता चलेगा कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है? तो वहाँ पर अपने पास एक अलग क्वांटिटी आती है
जो इसकी जो आपके पास क्या है, ये पोल है, इस पोल की स्ट्रेंथ को बताती है। और आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको कहोगे पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, पोल की स्ट्रेंथ को बचाएगी, पोल स्ट्रेंथ हो गई। अब नॉर्थ पोल है, ये क्या है, नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ को सपोज मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ m से, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, वैसे हमारे यहाँ पे इस मैग्नेटिज्म में एक और क्वांटिटी है जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मैं उसको हमेशा कैपिटल M से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये थोड़ा सा क्या, आप जब पढ़ते हो ना, जब सुनते हो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, तो उस टाइम पर थोड़ा ध्यान रखने की बात है ये, ठीक है ना। पोल स्ट्रेंथ को हमने स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया, यहाँ पर कौन से पोल स्ट्रेंथ को, नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ को। तो जो साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ है बार मैग्नेट में, इस पोल स्ट्रेंथ का भी स्ट्रेंथ तो सेम ही रहेगी। अगर इसकी m है तो इसकी भी m ही रहेगी, लेकिन साउथ पोल का नेचर हमेशा आपको पता है नॉर्थ पोल से ऑपोजिट रहेगा कि नहीं रहेगा, यस रहेगा। तो अब तो इसकी ये क्या आ जाएगी, ये आपके पास नेगेटिव आ जाएगी। तो नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ क्या हो गई, पॉजिटिव m हो गई, साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ क्या हो गई, नेगेटिव m हो गई। अब यहाँ पर हम एक बार के लिए ये कंसिडर कर लेते हैं कि इसकी जो मैग्नेटिक लेंथ है, ज्योग्राफिकल लेंथ है, इन दोनों को एक बार इग्नोर कर दो। हम ये देख लेते हैं कि लेंथ ऑफ मैग्नेट, और आप ये कह सकते हो डिस्टेंस बिटवीन साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। तो ये जो लेंथ है दोनों के बीच की, ये क्या हो जाएगी, सपोज L हो जाएगी। सपोज एक बार के लिए हमने मान लिया, तो अगर आप यहाँ पर L इंटू M लिख देते हो, क्या है L इंटू M, तो ये क्या हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया। ये क्या हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है ना, मैंने अभी भी आपको बताया था कि एक और क्वांटिटी थी, वो यही क्वांटिटी थी, वो क्या आएगी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ एनी पोल, किसी एक पोल की स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पोल्स और लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट, लेंथ ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, अब अगर मान लो आपके पास बार मैग्नेट एक स्ट्रेट लाइन में ऐसा दिया हुआ नहीं है, आपके पास मैग्नेट इस डायरेक्शन, ऐसा कोई सेमी सर्कल दिया हुआ है, ऐसे हॉर्स शू मैग्नेट टाइप दे दिया, तो इसकी जो ये साउथ पोल है, ये आपके पास क्या है, नॉर्थ पोल है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कौन सी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कौन सी है, ये है। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना, ये वाली लेंथ काम में नहीं आएगी। लेंथ अगर देखा जाए तो कितनी जाएगी, पाई आर, अगर इसकी रेडियस दी हुई है तो पाई आर हो जाएगी, लेकिन आपको कौन सी लेंथ काम में लेनी, ये वाली लेंथ काम में लेनी है। जब भी कभी ऐसा न्यूमेरिकल आएगा तब हम बात करेंगे, अभी आप इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखो, ये जो लेंथ आपको लेनी है, ये दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की डिस्टेंस को कंसिडर करना है, बाकी और अदर जो क्वांटिटी जो उनको आप ध्यान नहीं दोगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। अब आप ये देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैंने आपको बताया, तो ये भी क्या है, ये भी एक टाइप की वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी भी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होगी। ध्यान रखना इस बात को, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होगी। ठीक है, अगर इतना आपने पढ़ लिया तो बहुत है। अब इसके बाद देखो आगे क्या है। ठीक है, इसके बाद अपने पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे मैं लिख रहा हूं यहां पे ध्यान देना आपको। अब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के सोर्स कौन कौन से हैं। अगर आपको सोर्स पता है ना, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए दो सोर्स है। पहला सोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक पोल्स। जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं ना, साउथ पोल नॉर्थ पोल, उनके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ पोल से अवे होती है, नॉर्थ पोल से दूर की तरफ होती है, और अगर कोई साउथ पोल होता है तो टुवर्ड्स साउथ पोल होती है, यानी कि साउथ पोल के
टूवर्ड्स होती है। तो हमेशा क्या हो गया, नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल की तरफ डायरेक्शन हो गई, किसकी हो गई, मैग्नेटिक फील्ड बी की हो गई। ठीक है, एक बात का हमेशा ध्यान रखने की, क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक की होती है, और इसकी ऑपोजिट डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ से लेकर नॉर्थ पोल तक की होती है। ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब ये तो हो गया मैग्नेटिक पोल्स के कारण। अब है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या होता है, आप यहाँ पे लगा दो ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, और ये क्या हो जाएगा, ड्यू टू मैग्नेटिक पोल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है ये। अब इलेक्ट्रिक करंट भी कैसे हो सकती है, इलेक्ट्रिक करंट भी कई टाइप से फ्लो हो सकते हैं, जिनमें पहला टाइप है एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर। मान लो ये आपके पास एक स्ट्रेट वायर है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो हो रही है, तो इसके कारण क्या होगा, इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए हम एक लॉ है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल है, जो इसके लिए इजी रहेगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। कैसे हैं, देखो आप एक काम ये करना है कि जिस डायरेक्शन में, अगर ये वायर स्ट्रेट है, तो अगर ये वायर स्ट्रेट है, स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर, तब की बात बता रहा हूँ, अगर ये वायर स्ट्रेट है तो जिधर आपके पास ये करंट फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन में आप इसको रखो, थंब को। ठीक है, और अपनी फिंगर्स है, फिंगर्स को रोटेट कर दो इसके साथ में। जैसे ही आपने इसको फिंगर्स को रोटेट किया, तो आपकी जो फिंगर्स है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो देखो इस साइड में आप देख पा रहे हो, आपकी ऊपर की तरफ करंट की डायरेक्शन है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, तो दिस इज इनवर्ड डायरेक्शन। इनवर्ड डायरेक्शन, ओके। तो आपने जैसे ही करंट फ्लो हो रही है, तो आपने इनवर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने क्या लगा दिया, यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। ठीक है, इनवर्ड्स, और ये क्या है, यहाँ पे क्रॉस है। ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन आप एक बात देखो, जैसे ये यहाँ से ये फिंगर्स इनसाइड मूवमेंट कर रही है, तो इस वायर के लेफ्ट साइड में कहाँ से आ रही है, ये वायर के लेफ्ट साइड से ये बाहर भी तो आ रही है ना, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डॉट आ जाएगा, डॉट। और ये क्या है, आउटवर्ड्स डायरेक्शन हो जाएगी ये। ठीक है, तो ये आपके पास किसके कारण हो गया, वायर के। अगर ये करंट की डायरेक्शन में ऑपोजिट कर दूं, करंट की डायरेक्शन में ऊपर की बजाय अब नीचे कर दूं, तो क्या हो जाएगा, तो यही जो यहाँ पर हो रहा था वही लॉ आपको लगाना है। ये लॉ लगा के देखो, आपको इसको नहीं देखना, अब आप क्या करो, यहाँ पे लॉ लगाओ। क्या, अब देखो करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है ये। ठीक है, नीचे थंब कर दिया मैंने, करंट की डायरेक्शन कर दी, और फिंगर्स इस राइट साइड से बाहर आ रही है ना, इसके राइट साइड से तो बाहर आ रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी। ओके, और अगर हम पीछे की तरफ बात करें, तो जब यहाँ से बाहर आ रहा है, तो ये पूरा घूम के फिंगर्स क्या आ जाएगी, इस साइड से लेफ्ट साइड से क्या होगी, अंदर जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस, और इसमें आप इन। अब ये राइट हैंड थंब रूल कैसे हुआ, ये मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक से बता देता हूँ। राइट आपका दायां हाथ पकड़ना है, राइट हैंड पकड़ना है। ठीक है, और थंब को किसकी डायरेक्शन में रखना है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में रखना है। तो फिंगर्स ऑटोमेटिकली आपके लिए किसको रिप्रेजेंट करेगी, फिंगर्स ऑटोमेटिकली इसको मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है ना, ये किसकी डायरेक्शन है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। हमेशा आपने अभी तक किसी भी फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ना लाइंस तो काम में ली है, जो एक स्ट्रेट लाइंस होती है ना, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए काम में लिए, लेकिन आपने अदर नोटेशंस काम में नहीं लिए हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी फील्ड की डायरेक्शन ज़रूरी नहीं है हमेशा लेफ्ट टू राइट ही हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि फील्ड की डायरेक्शन ऐसी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसी हो बताते हैं, हम बताते हैं, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस एरो के अलावा
इस डायरेक्शन में भी होगी कि भाई आपको ऐसा दे दिया, मान लो कोई एक रीजन दे दिया ऐसा, दिस इज द रीजन सपोज, तो व्हाट इज दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, और व्हाट इज द डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन इज inside the plane of this board. Okay, this is the inside the plane of this board. And अगर आपको ये दे दिया ऐसे दे दिया सपोज एक बार के लिए, तो क्या हो गया, दिस डॉट्स, तो डॉट्स का मतलब क्या हो गया, आउटसाइड ऑफ द बोर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, ये अगला कह रहा है आउटसाइड और ये क्या है, इनसाइड। तो ये आपको, दिस इज द आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, किसके कारण, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए, ठीक है ना। अब मान लो इतना तो आपने पहले से देख लिया, अब करंट का फ्लो कोई और भी मोड में हो सकता है क्या, जैसे आपने बताया कि अभी मैंने ये बताया है कि अगर करंट स्ट्रेट वायर में फ्लो हो रही है तो जरूरी थोड़ी स्ट्रेट वायर ही हो, सर्कुलर भी तो हो सकता है। सर्कुलर का हमारे पास जो मेन मीनिंग है वो ये हो सकता है कर्व, अगर कहीं पर कर्व बन रहा हो तो, जिसमें मैं आपके लिए ये ले लिया, ये दो अलग अलग सर्कल ले लिए मैंने, एक सर्कल मैंने ऐसा ले लिया जिसके अंदर करंट की डायरेक्शन क्या है, ये है। अब इसको कैसे करोगे, देखना यहाँ पर रूल तो यही लगना है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या लिया था, यहाँ पे आपने अपने थंब को लिया था एज ए करंट, और जो आपकी फिंगर्स थी वो क्या थी, फिंगर्स जो थी ना आपकी इस वाले पार्ट में, वो क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड बी थी, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा काम। अब यहाँ पर क्या करना होगा हमें, जो आपका थंब जो होगा ना वो तो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और इसके बाद ये जो फिंगर्स है ये क्या हो जाएगा, करंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो आपका करंट जो फ्लो रही है ना इस लूप पर, तो इस करंट को आप हमेशा फिंगर्स को इन करंट के अकॉर्डिंग रोटेट कर दो, और जो आपका थंब जिस डायरेक्शन में है, जो कि अभी आउटवर्ड दिखाई दे रहा है आपको, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है। ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आउटवर्ड, ठीक है। और अगर इसके अंदर देखो, ये क्या हो गया, ये आपकी फिंगर्स हो गई, फिंगर्स को इस करंट की डायरेक्शन में घुमाओ आप। जब फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में घुमा रहे हो तो आपका थंब जो है ये ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जैसे ये मैंने अपने फिंगर्स को घुमाया और ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये इसकी करंट आ जाएगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी, जो कि इनवर्ड डायरेक्शन में है, और इसको मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, क्या आप ये समझते हो कि मैग्नेटिक फील्ड तो पोल्स से बनता है, लेकिन यहाँ पर तो करंट है, मैग्नेटिक पोल तो होंगे ही नहीं। लेकिन क्या करंट फ्लो होने पर भी कोई पोल जनरेट हो रहा है क्या, पोल बन रहा है क्या, बन रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो पोल तो बनेगा ही बनेगा। अब पोल बनता कैसे हो, हमारी समझ पे, हमारी अंडरस्टैंडिंग पे, हम उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं ये देखो आप एक बार, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है। देखो ये आप ध्यान रखना कि यहाँ पर जो थंब क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, और करंट क्या हो जाएगी, फिंगर्स हो जाएगी, ठीक है। तो अब पोल्स देखो, पोल्स इन केस ऑफ करंट क्या होगा, देखो ये आपके पास क्या है, एक लूप है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है यहाँ पे। तो आप ये देखो, नोट एन की जो ये जो एंड्स है ना, दोनों एंड से जो सिरे हैं,
इन किनारे इन दोनों का आप एरो लगा दो, तब तो ये देखो इस एरो के साथ मैच हो रहा है ना, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट हो गया। ये आपके लिए ट्रिक भी हो गई है याद करने के लिए, ठीक है। और अगर मैं इसी लूप को थोड़ा सा लूप ढंग से बना लेना, यही लूप अगर ऐसे करंट फ्लो हो रही है तो क्या कैसे बनाओगे आप देखो, साउथ पोल में क्या बनता है, एस बनता है। जब ये एस बन रहा है तो अब देखो एस के जो दोनों एंड्स है इसके अलोंग अगर करंट फ्लो हो रही है तो कौन सा पोल बन रहा है, साउथ पोल बन रहा है। इसके अलोंग अगर करंट फ्लो हो रही है तो कौन सा पोल बन रहा है, नॉर्थ पोल बन रहा है। इन दोनों में हमेशा आप याद रखना, ठीक है ना। दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू वेरी मच। इन नेक्स्ट क्लास we will discuss about magnetic force on a moving charged particle, ठीक है। थैंक यू।